गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछली बार एक सेट लगाया था जिसमें कि 43 क्वेश्चंस हमने किए थे। तो अब हम लोग 44 से लेकर के 134 क्वेश्चन तक इसमें डील करेंगे। ये अच्छा खासा इसमें क्वेश्चंस होंगे, सो आप पूरा देखिए वीडियो को। और अगर अगर आप पढ़ भी नहीं पाएँ तो भी आप पूरा का पूरा सुने, क्योंकि सारे के सारे ऑथेंटिक हैं और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। लगभग पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हमारे पास ये जो अभी क्वेश्चन है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने कभी भी बुक रिलीज किया रिलेंटलेस, ये बुक जो है ऑटोबायोग्राफी है किसका? तो इसका ऑटोबायोग्राफी है जो है वो यशवंत सिन्हा जी का। ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है कि टेक महिंद्रा ने सेटअप किया है अभी गूगल क्लाउड, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किस सिटी में? तो ये गूगल क्लाउड जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो हैदराबाद में है, जो तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना की कैपिटल है। जो हमारे पास अगला है कि किस कंट्री ने अभी अभी सेकेंड वीपेन प्रोड्यूसर बनी है? तो सेकेंड वीपेन प्रोड्यूसर जो है बनी है वो चाइना बनी है। ठीक है। और पहले स्थान पर है यूएसए। तो इस बात को याद रखेंगे। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो ऑर्गेनाइज होता है टेरी द्वारा, टेरी का मतलब है कि द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये किस सिटी में हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन? सो वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो हुआ है बेंगलुरु में। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे ने कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस सिटी में? तो फर्स्ट जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो भुवनेश्वर में होगा। ये इंडियन रेलवे ने कमीशन किया है। और जो हमारे पास अगला है कि शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अल थानी, ये इतना बड़ा नाम है कि शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी जो न्यू पीएम बने हैं, लेकिन किस कंट्री के बने हैं? तो ये कतर के बने। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे याद कर रखते जाएं। तरनजीत सिंह संधू जिनको अपॉइंट किया गया इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर, किस कंट्री के लिए इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर उनको अपॉइंट किया गया है? उनको अपॉइंट किया गया है हमारे यूएसए के लिए। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, यूएसए अमेरिका के लिए तरनजीत संधू। ठीक है। हमारा अगला जो है कि किस सिटी में इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो होगा वो सेटअप किया जाएगा? तो फर्स्ट अंडर वाटर जो मेट्रो होगा वो कोलकाता में होगा। और किसे हरित रत्न अवार्ड दिया गया है? तो हरित रत्न जो अवार्ड दिया गया है वो एन कुमार जी को दिया गया है। ठीक है। तो एन कुमार जी को हरित रत्न अवार्ड दिया गया है। और किसे अपॉइंट किया गया है सी ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का जो सीईओ हैं वो हैं सुनील मेहता जी। इंडियन बैंक एसोसिएशन सुनील मेहता। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट हैं फॉर पीएमओ के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल। वो बेंगलुरु में उन्होंने अभी भी लॉन्च किया था एक वेब पोर्टल। उस वेब पोर्टल का आपको नाम बताना है। तो उस वेब पोर्टल का आपके पास 4 ऑप्शन है, भुवन पंचायत V3, भुवन पंचायत V2, ग्रामीण 3.0 या निर्माण। तो हमारे पास जो है भुवन पंचायत V3 होगा। और अगला हमारे पास है कि अगला जो हमारे पास है कि किस इन विच स्टेट कैबिनेट ने एडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन को कि वो अबलिश करेगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वो अभी भी किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। तो बताते चले कि जैसे अभी भारत में 6 स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अभी जहाँ पर है वो है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन 2019 31 अक्टूबर के बाद से ये सारा हट गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो भारत ने 370 आर्टिकल हटाया था, उसके बाद वहाँ से सब कुछ हट चुका है। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है
कि किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन को। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन को अभी किसने लॉन्च किया है, तो वो उड़ीसा ने लॉन्च किया। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होगा जहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आप FIR बिना पुलिस स्टेशन में गए भी आप एक पोर्टल की मदद से, वेबसाइट की मदद से आप आसानी से FIR आप कर सकते हो। तो ये था उड़ीसा में। तो इंडिया ब्राज़ील बिजनेस फोरम रिसेंटली अभी हेल्ड हुआ है कहाँ पर, तो ये न्यू दिल्ली में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी दो बायलैटरल नेशन की फोरम्स। किस कंट्री ने अभी रिसेंटली अनवील किया है 50 पेंस कॉइन को, 50 पेंस कॉइन को, सो दैट को मार्क कर सके यूरोपियन यूनियन का जो डिपार्चर है। तो यूरोपियन यूनियन से अभी कौन डिपार्ट होने जा रहा है, तो वो ब्रिटेन होने जा रहा है। ठीक है। सो कोबे ब्रांड, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था, ब्रिटेन। कोबे ब्रांड जो थे वो एसोसिएट थे, किससे एसोसिएटेड थे, तो उनके ये हो जाएगा हमारे पास जो ऑप्शन होगा बास्केटबॉल। आप बीच बीच में रोक करके क्या कर सकते हो कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और ऑप्शंस देख सकते हो, लेकिन हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, और जो भी हम लोग का जो समय है वो पॉजिटिव चीज़ में होना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों में कि मैं आपको ज़्यादा वक्त दूँ, 1 मिनट 15 सेकेंड वगैरह, वो आप भी ले सकते हो आराम से पढ़ते हुए। हमारा काम है कि अच्छे से अच्छे मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा दें, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करें PDF वगैरह बनाने में, या फिर अच्छे से बिल्कुल PDF वगैरह में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं उसके, और प्लस KBC है। तो उस सब के लिए आपको मटेरियल चाहिए, ना कि उतने ज़्यादा और स्टाइलिश तरीके से लिखा अगर नहीं भी है तो भी अगर आप समझ सकते हो सुन कर भी, और अगर देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने रिसेंटली अचीव किया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड, तो वो इस बार जो किया है वो उत्तराखंड ने किया है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2020। ठीक है। पिछले साल ये उड़ीसा ने किया था, ये इस बार 2020 जो है उत्तराखंड ने किया। जो अगला हमारे पास है कि किसे सेलेक्ट किया गया है आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन इन द नेशनल अवार्ड, जो इंस्टीट्यूट किया गया केरला मीडिया अकेडमी द्वारा। तो केरला मीडिया अकेडमी द्वारा किसे एक आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन का अवार्ड दिया गया है, तो वो है एन राम जी, एन राम जी। ठीक है। ये रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, सुधीर चौधरी नहीं है, एन राम है। तो इस बात को याद रखेंगे। और अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने टॉप किया वेजिटेबल प्रोडक्शन 2018-19 में, तो वो वेस्ट बंगाल ने किया है, सॉरी, वो वेस्ट बंगाल ने किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, 2018-19 में वेस्ट बंगाल ने। और जो 3rd एडिशन है ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का, वो रिसेंटली कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो वो गांधीनगर में हुआ था। और जो 5 डे गंगा यात्रा है नमामि गंगे मिशन का, वो स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, तो ये गंगा यात्रा जो था वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसमें 2 ही ऑप्शन थे, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और रिसेंटली जो 62nd ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, अब उसमें कुछ अवार्ड्स की कैटेगरीज थे, तो सारे कैटेगरीज को आप अच्छे से देख सकते हो कि एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड इसमें किसको दिया गया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो उन 4 ऑप्शंस में जो है वो व्हेन वी फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, इसको दिया गया था। ये बिली एलिस द्वारा बनाया गया सॉन्ग था, बनाया गया एल्बम था, तो ये इनको दिया गया था एल्बम ऑफ द ईयर का। जो अगला क्वेश्चन है कि किस सॉन्ग को दिया गया था रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का, तो अभी जो हमने देखा वो एल्बम ऑफ द ईयर था, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो बैड गाय को दिया गया था ये भी विली एलिस द्वारा ही बनाया गया था। तो ये कंफ्यूज ना होंगे कि रिकॉर्ड जो था बैड गाय को दिया गया था, और एल्बम जो था वो व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो को दिया गया था। दोनों के दोनों विली एलिस द्वारा बनाया गया था। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो 62nd ग्रैमी अवार्ड्स में था वो थे विली एलिस जी।
तो इनको 4 कैटेगरीज में अवार्ड मिली थी, तो ये 3 कैटेगरी अभी पता चल गया आपको। इसी तरह से जो हमारा था कि बेस्ट रैप एल्बम, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर हमने लिखा है कि एगोर को दिया गया था रैप एल्बम के लिए। ठीक है, एगोर ये रैप एल्बम था जिसका क्रिएटर जो थे वो टाइलर थे। ठीक है, बेस्ट रैप एल्बम। लेकिन सॉन्ग ऑफ द ईयर जो 62nd अवार्ड में था वो अगेन बैड गाय था, जो बिली एलिश ओकॉनेल प्लस फिनियस ओकॉनेल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये सॉन्ग बैड गाय जो था रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी था, सॉन्ग ऑफ द ईयर भी था। एल्बम भी जो था बिली एलिश द्वारा बनाया गया था, वो था व्हेन वी फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी से हमें अब पता चल गए। अभी भी हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है कि ओप्पो ने साइन किया एक MOU को, आई होप दिख रहा होगा, एक MOU को IIT के साथ। ठीक है, सो दैट कि वो कोलैबोरेटिव रिसर्च को प्रमोट कर सके। तो ये किस IIT के साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया है, किस के साथ उन्होंने इस पर्टिकुलर MOU का साइन किया है, तो ये किया है IIT हैदराबाद के साथ। ठीक है, और अगर मैं कहीं भी गलती हूँ तो आप कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और मैं अपने मेमोरी से भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं जानबूझकर गलत बताऊँ। अगर कोई गलती होती है तो अगले वीडियो अगर आप जब भी देखोगे तो मैं उसमें इस बात को क्लियर भी कर दूँगा। और अगर आप खुद ही हेल्प करना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर हेल्प कर दें और कमेंट में बता दें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत कम गलतियाँ होंगी, लेकिन हमने अच्छे से पढ़ा और उसके बाद ही आपको बताया। तो हमारे पास अगला जो है PM मार्जिन जो सैरेक थे, जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है, वो किस कंट्री के पोस्ट पर थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये होगा स्लोवेनिया। ठीक है, तो PM मार्जिन से जो रिसेंटली रिजाइन किए हैं स्लोवेनिया के पोस्ट से, स्लोवेनिया के PM के पोस्ट से। तो हमारे पास अभी डायरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, तो जिसमें है कि किसे क्या दिया गया, तो मैरी कॉम जी को इस बार पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, PV सिंधु जी को इस बार पद्म भूषण दिया गया था और एकता कपूर जी को पद्म श्री दिया गया था। मैरी कॉम जी मणिपुर से हैं। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल के विषय जैसे प्लेटफॉर्म पर पूछे जाते हैं कि ये खिलाड़ी किस स्टेट से हैं। PV सिंधु जी को जो दिया गया था वो तेलंगाना से हैं और एकता कपूर जी मुंबई से हैं। हमारे पास अगला जो है कि किस यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है गति पोर्टल को, तो ये नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, नितिन गडकरी जी गति पोर्टल को लॉन्च किया है। जो हमारे पास है ये नितिन गडकरी जी मिनिस्टर जो मिनिस्टर हैं वो नेशनल हाईवेज के मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज के मिनिस्टर हैं। उन्होंने गति पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत पर्व जो जिसे सेलिब्रेट किया गया है, अभी अभी कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है भारत पर्व को, तो इसे न्यू दिल्ली में इसे सेलिब्रेट किया गया। किंग कैंग जो अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर किस कंपनी का, सो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें किंग कैंग जो है अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर किया मोटर्स के। ये भी पूछ लिए जाते हैं कि आखिर ये पर्टिकुलर किया मोटर्स या फिर किसी भी किंग कैंग नाम दे करके पूछ लिए जाते हैं कि किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जो इंडिया का फर्स्ट सुपर फैब लैब है इनॉग्रेट हुआ किस स्टेट में। ठीक है, तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर फैब लैब है वो इनॉग्रेट, तो इसमें केरला होगा। ठीक है, मतलब इंडिया का जो फर्स्ट सुपर फैब लैब इनॉग्रेट हुआ है किस स्टेट में, तो केरला में। तो आपको बताते चले कि ये सुपर फैब लैब जो है अमेरिका के द्वारा बनाया जा रहा है और ये फर्स्ट सुपर फैब लैब होगा जो USA के बाहर किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी कंट्री में इनॉग्रेट हुआ है।
सो ये केरला में हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाती है न्यूज। आरबीआई ने अभी रेज किया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट को एफपीआई के लिए। एफपीआई मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आरबीआई ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को के लिमिट को क्या किया है कि बढ़ा दिया है 20% से लेकर के कितना प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, या फिर अब कितना प्रतिशत हो चुका है, ठीक है। ये एफपीआई का जो बढ़ाया गया है वो गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये अब कितना प्रतिशत हो चुका है, तो इसका आंसर जो होगा 30%, 30% अब हो चुका है। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 24/7 हेल्पलाइन नंबर कोरोना वायरस के लिए। तो ये कितने स्टेट्स में हुआ है, ये एक्चुअली सवाल है, ठीक है। ये कितने स्टेट्स में, ये सवाल है हमारे पास। तो सवाल का जो आंसर हमारे पास है वो है 9 स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कौन सा ऐसा कंट्री जो साउथ एशिया में जो फर्स्ट कंट्री बना है जो ई पासपोर्ट को इशू किया हो अपने ही सिटीजन्स को। तो अपने ही सिटीजन्स को ई पासपोर्ट इशू करने वाला कौन सा पहला स्टेट बना है, तो वो बना है बांग्लादेश। तो ई पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप दी जाती है अपने सिटीजन्स को, जिसमें सारे के सारे डिटेल्स एंड डेटा उसी तरह से होंगे जैसे आपके पासपोर्ट पर होते हैं। आपको पासपोर्ट कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको वो सारे डेटा एंड डिटेल्स वाले वो इलेक्ट्रॉनिक चिप को यूज करना है जब भी मांगी जाए। ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है शिव भोजन स्कीम। तो आप याद भी रख सकते हो कि महाराष्ट्र शिवाजी के नाम पर रखा है उन्होंने, तो शिव भोजन स्कीम महाराष्ट्र, आप ऐसे याद रख सकते हो शिव शिवाजी जी। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 का किसके दिया गया है, ठीक है। और IFIE द्वारा ये दिया गया है, तो किसे दिया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड जो है बरिंदर सिंह योगी जी को दिया गया, बरिंदर सिंह योगी चैंपियंस ऑफ चेंज, ठीक है, बरिंदर सिंह योगी। जो है बस है कि रिसेंटली इन्वेशन फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है किस स्टेट में। तो हमको ये पता होना कि इन्वेशन जो फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये छोटी मोटी चीज़ें हम याद रख सकते हैं। जो नेशनल टूरिज्म डे होता है वो किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। सो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन नेशनल गर्ल्स डे भी हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी। किस कंट्री ने अभी टेक ओवर किया है चेयरमैनशिप G77 का। G77 एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो कि 1987 में ये वजूद में आई थी। तो उसको अभी चेयरमैनशिप किसने लिया है, यानी कि 2020 में वो चेयरमैन होगा इस ग्रुप का, तो वो ये होगा गुआना। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। पीछे सिर्फ पैलेस्टीन था, इस बार गुआना है। कौन न्यू चेयरमैन होगा इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया का। किसका न्यू चेयरमैन होगा, तो फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया का। तो ये हो जाएंगे सुनील अरोड़ा जी, जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो चीफ सुनील अरोड़ा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला जो हमारे पास है कि किस प्लेस पर इंडिया का फर्स्ट वॉर मेमोरियल डेडिकेट हुआ है। जो इंडिया का फर्स्ट जो वॉर मेमोरियल है वो डेडिकेट हुआ है सर्विस एनिमल्स के लिए। सो ये जो हुआ है अब ये भी मेरठ में। तो ये मेरठ में जो हुआ है यूपी के मेरठ में, ये वॉर मेमोरियल डॉग्स जो ऐश हैं, जो हॉर्सेज हैं, जिन्होंने 1919 के कारगिल वॉर में या फिर अलग अलग वॉर में जो भारत को हेल्प की है, तो उसके याद में बनाया गया ये मेमोरियल है, जिसमें कि उनके नाम वगैरह वहाँ पर शामिल होंगे। सो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है।
और इलेक्शन कमीशन जो अगला हमारे पास एक इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया है, उन्होंने साइन किया एक MOU पापुआ न्यू गिनिया के साथ, ठीक है, फॉर कोऑपरेशन इन द इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सो दैट कि वो इलेक्टोरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सके कि वो काम कर सके, ठीक है। तो ये पापुआ न्यू गिनिया के साथ साथ एक और कंट्री थी, आपको उस कंट्री का नाम बताना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 कंट्री के साथ डील किया था, ठीक है, जिसमें पापुआ न्यू गिनिया एंड दूसरा जो हमारे पास कंट्री है वो है ट्यूनीसिया, जहाँ पर पापुआ न्यू गिनिया के साथ साथ ये जेम्स मैरापे जो यहाँ पर के प्रेसिडेंट है, ये भी आप याद रखेंगे, पापुआ न्यू गिनिया के। तो और ट्यूनीसिया दोनों को किया गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में जो भारत का रैंक था वो था 80 था। इसके पहले जो हमारा रैंक हुआ करता था वो 78 था, और उसके पहले हम लोग 81 था। तो हमारा 2019 में 80 रैंक था। 25 जनवरी 2020 जो था ये 50वां वर्ष था किस स्टेट का? तो जो 25 जनवरी था वो हिमाचल प्रदेश का बर्थ हुआ था यहाँ पर आज से 50 साल पहले। सो उसका 50वां वर्षगांठ था। हमारे पास जो है कि किस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक जो है अभी ओपन किया जा रहा है। तो ई-वेस्ट क्लिनिक जो है हमारा वो ओपन किया जा रहा है, ठीक है, ई-वेस्ट क्लिनिक। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें कि MP, UP, उत्तराखंड एंड दिल्ली। तो इसमें जो है वो भोपाल में की जा रही है, इसलिए ये MP होगा, ई-वेस्ट क्लिनिक, ठीक है। तो ये वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करेगी। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने जीता था चैंपियंस ट्रॉफी इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? जो हमने बात किया था कि गुवाहाटी में तीसरा जो था हुआ था, तो उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने जीता था अभी चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि वो चैंपियन रहा था, टॉप किया था? तो वो महाराष्ट्र था। ये 3rd खेलो यूथ गेम्स था जो गुवाहाटी आसाम में हुआ था। इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ, सो दैट कि वो आशुगंज और अखौरा रोड को 4 लेन हाईवे में कन्वर्ट कर सकें। तो ये बांग्लादेश के साथ किया गया है, आशुगंज एंड अखौरा रोड को 4 लेन हाईवे में कन्वर्ट करने के लिए। एंड वर्ल्ड आर्चरी ने लिफ्ट किया है अभी सस्पेंशन एक पर्टिकुलर कंट्री से। तो किस कंट्री से? तो ये इंडिया से ही किया गया, क्योंकि इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो हमारे पास ये 93 का ख़त्म हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि क्या थीम होगा नेशनल वोटर्स डे जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है जो 25 जनवरी 2020 को? तो ये जो 25 जनवरी 2020 को जो भी सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका जो थीम है वो है, आपके पास 4 ऑप्शंस आप देख लेंगे पहले। तो ये 4 ऑप्शंस में से जो हमारे पास आंसर्स हैं वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो ये हमारे 2020 का थीम था 25 जनवरी के लिए, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। हमारे पास जो अगला है कि किस टेलीकॉम ऑपरेटर मतलब कौन सा वो टेलीकॉम ऑपरेटर जो फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुकी है जिन्होंने UPI पेमेंट फीचर को अपने ही एप्लीकेशन पर लॉन्च किया है। तो आप इसे समझ सकते हो कि UPI पेमेंट एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वो रिलायंस जियो ने किया है। रिलायंस जियो ने माई जियो अपने जो ऐप है उस पर अभी आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो UPI के थ्रू। और कैटरीना सैकिलोरोपोulou ये नाम है, कैटरीना सैकिलोरोपोulou जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। आखिर किस कंट्री की वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो ये है ग्रीस का, ग्रीस, और इसकी राजधानी एथेंस है। तो कैटरीना सैकिलोरोपोulou। जो हमारे पास अगला है कि रिसेंटली वीमेन विथ व्हील्स कैब
सर्विस स्टार्ट की गई, वीमेन विथ व्हील्स कैब सर्विस। ठीक है, तो ये कहाँ पर की गई है? तो ये जो की गई है रिसेंटली में न्यू दिल्ली में की गई। हालांकि ये 2007 और 8 में ही इशू हो चुकी थी जयपुर वगैरह में। अब ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता न्यू दिल्ली में रिसेंटली इसे यूज किया गया है, जहाँ पर कि जो वीमेन ही होती है वो कैब के ड्राइवर होती है। ये एक अच्छी स्कीम है। ठीक है, तो ये सखा कैब्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और आज़ाद फाउंडेशन एक एनजीओ है, वहाँ से जो वीमेन होती हैं वो रिक्रूट होती हैं एज वीमेन ड्राइवर के रूप में। तो रिसेंटली इसे इशू किया गया न्यू दिल्ली में। हालांकि 2007-8 से ही आज़ाद फाउंडेशन द्वारा इशू किया जाता है। और आरबीआई ने रिसेंटली कैंसिल किया एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन किस पेमेंट बैंक का? तो वो है वोडाफोन एम पैसा का। उन्होंने क्या किया है कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है कुछ आरोप के वजह से। अभी क्या है कि वेस्टर्न यूनियन के साथ अभी हमने क्या किया है कि इंडिया और अफ्रीका का एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, मनी मूवमेंट के लिए, क्रॉस बॉर्डर मनी मूवमेंट के लिए एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये कोलैबोरेशन में भारत की तरफ से कौन शामिल है? तो इस कोलैबोरेशन में जो भारत की तरफ से है, तो इसमें जो कोलैबोरेशन हुआ है वो एयरटेल ने किया है क्रॉस बॉर्डर मनी मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, अफ्रीका के, वेस्टर्न अफ्रीका के साथ। तो ये हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किसने एक वज्र प्लेटफॉर्म नामक एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है? तो किसने ऐसा किया है? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी भी ये लॉन्च किया वज्र प्लेटफॉर्म जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही कार्य करती रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे पास अगला है कि किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है कार्डलेस कैश विड्रॉल, जो एटीएम के थ्रू आप कर सकते हो कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो ये आप कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक ने ये सुविधा दी है, जिसमें कि क्या होगा कि आपको कोई एटीएम कार्ड आपको बार बार जो है कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसमें आप एक ओटीपी वगैरह के माध्यम से आप वहाँ पर अपने पैसे निकाल सकते हो एटीएम के थ्रू वहाँ जा कर के। तो ये हो गई आपकी बातें। और अगला जो हमारे पास है कि किसने क्लिंच किया अभी गोल्ड मेडल का, जो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मेल में। तो किसने अभी लॉन्च किया है, क्लिंच किया है? तो मेंस की जो कैटेगरी में है, जो 10 मीटर एयर राइफल में, वो मेटॉन कप में किसने किया था? तो वो दिव्यांश सिंह पवार जी ने अभी 10 मीटर एयर राइफल में उनको गोल्ड मिला था। सो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार किस कंट्री ने टॉप किया है 132 नेशंस में? तो वह जो टॉप किया है वो है स्विट्जरलैंड। टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें टाटा ग्रुप भी शामिल है, प्लस एडोको एंड इंसिट ग्रुप भी शामिल है। टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया का जो रैंक था वो 72 था, पीछे सर 80 था। तो हम लोग 8 रैंक ऊपर आए हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि 80 से 72 हम लोग हो चुके हैं। रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी के सवाल में और केबीसी में भी, क्योंकि वहाँ पर अभी हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, पीस इंडेक्स में क्या है, ऐसा पूछा भी जा चुका है केबीसी में कि हंगर इंडेक्स में क्या था। तो उस वक्त 100 था हमारा रैंक, आज 102 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केबीसी में भी और अलग अलग एग्जामिनेशंस में भी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, किस तारीख को सेलिब्रेट जो ये किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है 23 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्मदिन होता है।
और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को। महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को आखिर किस देश में? तो महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो कि भारत द्वारा बनाया गया है, किस देश में इनॉग्रेट किया है? तो वही है नाइजर में, जो कि एक अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगर दिखाई नहीं भी दे तो कोई सुनिए, आप सारे ऑप्शन सारे क्वेश्चन को सुने और ऑप्शन भी मैं बोल दूंगा। ऐसा कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जहाँ पर गवर्नमेंट एक क्या के है कि एक पॉलिसी बनाई है जिसमें वो एग्रीकल्चर लैंड को लीज पर ले सके? तो कौन सा स्टेट बन चुका है ऐसे करने के लिए? तो वहीं की गवर्नमेंट जो बनाई है, तो ये है उत्तराखंड ने ऐसा किया है, जहाँ पर आप 30 वर्ष के लिए क्या कर सके, 30 एकड़ तक मैक्सिमम अपने लैंड को आप लीज पर दे सकते हो। ठीक है, और ऐसा कौन जो है, किसने ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 दिया गया है? तो ये प्रिया प्रकाश जी को दिया गया। ये प्रिया प्रकाश वॉरियर नहीं है, ये अलग है। ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड दिया गया। और जो हमारे पास अगला है कि किस कंपनी ने अभी अक्वायर किया है एसएल फाइनेंस एमएसएमई लोन बिजनेस को? एसएल फाइनेंस एमएसएमई लोन बिजनेस को अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने ही इसको अभी अधिग्रहण किया है इसका। ठीक है, एसएल फाइनेंस के एमएसएमई लोन बिजनेस को अडानी, ये एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थी, फाइनेंशियल कंपनी थी, और इसको अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने अभी भी अधिग्रहण किया है। और इसमें से किसको प्रेजेंट किया गया था? किसने प्रेजेंट किया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रामनाथ कोविंद जी ने दिया था, जो कि प्रेसिडेंट है। मनमोहन सूद, जो जिनका निधन हुआ था कुछ वक्त पहले, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि ये किस खेल से, किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो मनमोहन सूद किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो थे क्रिकेट से जुड़े हुए। और हमारे पास जो अगला है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ है जिसने एक एमओयू साइन किया है उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, सो दैट कि वो इफेक्टिव ट्रैफिक के साथ क्राउड मैनेजमेंट में भी वो सहायक हो। तो आखिर इफेक्टिव ट्रैफिक क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने अभी एमओयू साइन किया है? तो आईआईएम इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में, वो साइन किया है कि आप इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, उसमें सहायता करेंगे। और चूँकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अलग अलग रुचिकर बनाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह से भी पैटर्न पर हमने बनाए हैं, तो जरूरी नहीं कि उसमें ट्रू फॉल्स केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पर पूछे जाते हैं, लेकिन नॉलेज इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गगनयान मिशन अभी जो था उसका फ्लाइट सर्जन्स को ट्रेन किया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? क्या फ्रांस द्वारा किया जा रहा है? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, जो फ्लाइट सर्जन्स का जो है को ट्रेन किया जाए फ्रांस द्वारा, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को जो ट्रेन किया जा रहा है वो रसिया द्वारा किया जाता है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश शामिल है भारत को, और एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने में तो वो रसिया है, लेकिन सर्जन्स को जो ट्रेन करने में है वो फ्रांस है। ठीक है, तो ये सब सवाल पूछे जा सकते थे, इसका ट्रू होगा आंसर। जो यहाँ पर अगला है कि इसरो क्या करेगा कि व्योममित्र जो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट होगा उसको गगनयान स्पेस मिशन के लिए भेजेगा। क्या ये ट्रू है? तो ये भी ट्रू है कि व्योममित्र हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट मिशन को भेजेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर हाफ जो ह्यूमनॉइड रोबोट मिशन है उसका नाम क्या है? तो व्योममित्र उसका नाम हो जाएगा। ये कहीं भी पूछा जा सकता है। जो हमारे पास अगला है कि क्या अभी भी 4 एस्ट्रोनॉट्स को क्या किया, सोशलाइज किया गया जो रसिया में जाएंगे 11 मंथ की ट्रेनिंग के लिए? क्या ये सही है? तो अभी हमने बात किया था कि ये भी ट्रू है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और अगला जो हमारे पास है कि इनमें से कौन मेंस जो सिंगल कैटेगरी कहते हैं, जिसमें अंडर 21 की जो कैटेगरी में आते हैं, जो मेंस की अंडर 21 की कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट बन चुके हैं, रैंक नंबर 1 बन चुके हैं अपने टेबल टेनिस खेल में,
तो वो अंडर 21 में रैंक 1 जो बनने वाले हैं वो है मानव ठक्कर जी। एस कमल भी जो हैं टेबल टेनिस से, लेकिन वो 21 वर्ष के अंदर में नहीं आते हैं। मानव ठक्कर जी 21 वर्ष में आते हैं, अंदर में आते हैं, तो ये उसका आंसर है। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने अभी क्या किया है कि एक डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर को इशू किया है, एक फिक्स किया है कि सारे के सारे जो भी एयर कंडीशनर हैं वो इसी पर वर्क करेंगे और इसी पर अब इसी को पैमाना मान करके अब हम लोग एयर कंडीशन वगैरह को बनाएंगे। तो वो कौन सा पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस तापमान अभी फिक्स किया गया है BE द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा। तो ये 24 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होगा। 27 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ये 24 डिग्री सेल्सियस होगा। जो हम लोग अब इसको पैमाना मान करके अब हम लोग काम कार्यरत होंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आती है, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन था वो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आते हैं। और किस कंपनी ने अभी साइन किया है एक MOU घाना के ऑयल रेगुलेटर के साथ, ठीक है। उसका नाम वगैरह है कि नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी वहाँ के है ऑयल रेगुलेटर, और जो नेशनल LPG प्रमोशन पॉलिसी के लिए सारा कुछ किया गया है। तो भारत की तरफ से किसने ये MOU साइन किया है, तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्प ने भी साइन किया है घाना के ऑयल रेगुलेटर्स के साथ, जो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी के साथ, ठीक है, नेशनल ऑयल कॉर्प ने। अगला हमारे पास जो है कि जो ग्रीन पीस इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में, तो ये कानपुर नहीं है यहाँ पर, ये है इस बार झरिया है, ठीक है। तो झरिया जो झारखंड में है, और दूसरा जो है वो धनबाद है, और जो लिस्ट है वो है मिजोरम का लुंगवेई सिटी। याद रखेंगे इन सारी चीज़ों की, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का लुंगवेई सिटी जो है लिस्ट पॉल्यूटेड में आते हैं, ये सारे ग्रीन पीस ने बताया। इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है विराटनगर का, उसे इनॉग्रेट किया गया इंडिया और किस देश के बीच, तो वो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन सही है वो नेपाल होगा। ये जो है दूसरा चेक पोस्ट होगा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो आउटगोइंग है इनगोइंग जो भी सुविधाएं हैं वहाँ पर अच्छे से और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ डील की जाएगी। साथ ही साथ ये दूसरा जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो दूसरा था वो, जो पहला जो था वो था रक्सौल, बिहार और नेपाल में था रक्सौल, तो ये दूसरा वाला था, और ये नेपाल के साथ, ये दूसरा वाला तो पहला वाला रक्सौल और नेपाल के साथ था। जो हमारे पास अगला है कि जो 15th रेजिंग डे है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का, वो सेलिब्रेट किया गया किस जनवरी को, तो 18 जनवरी इसका आंसर होगा। हम लोग अगला आंसर देखते हैं कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है रोजगार संघी ऐप को। रोजगार संघी ऐप को कि सो दैट को स्किल्ड और ट्रेंड कैंडिडेट्स को क्या कर सके कि मदद कर सके कि उनको जॉब मिले। तो ये किया है किसने, तो ये मोबाइल ऐप जो ऐप है वो छत्तीसगढ़ ने ये लॉन्च किया, रोजगार संघी ऐप, रोजगार संघी छत्तीसगढ़। सो इंडिया जो होगा वो अपना फर्स्ट मैरीटाइम रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएगा। मैरीटाइम रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर वो कहाँ पर बनाएगा, किस देश में बनाएगा मैरीटाइम रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो वो श्रीलंका में बनाएगा। तो याद रखें कि इस बात को ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो ऑब्जर्व किया गया था, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है, ये किस तिथि को ऑब्जर्व किया गया था नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, तो ये 19 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था इम्यूनाइजेशन डे। तो अभी न्यू चेयरमैन कौन बनाए गए हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के कौन न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं। साथ साथ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के बनाए गए कौन से न्यू चेयरमैन, तो नृपेंद्र मिश्रा जी बनाए गए हैं। और जो हमारे पास ऑप्शन है नृपेंद्र मिश्रा जी फॉर्मर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PM के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM थे। अभी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के जो हैं वो चेयरमैन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था वो किस देश में हेल्ड किया गया, तो ये प्रत्येक साल स्विट्जरलैंड में ही की जाती है, तो इस बार भी स्विट्जरलैंड में किया गया।
जो हमारे पास जो अगला है कि जो 9th एडिशन है, जो हमारे पास 9th एडिशन है इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का, वो स्टार्ट किया गया था किस सिटी में? तो 9th एडिशन जो था वो किया गया था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में किया गया था 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल। और हमारे पास जो अगला क्वेश्चन, जो अगला हमारे पास है वो है कि आखिर कौन है करेंट प्रेसिडेंट आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का? तो ये हो जाएंगे अर्जुन मुंडा जी, जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, अर्जुन मुंडा जी। और जो हमारे पास अगला है कि जो हमारे पास अभी जो हमारे पास अगला है कि आखिर किस बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का लार्जेस्ट एपीआई बैंकिंग पोर्टल, जो नियरली 250 एपीआई से मिलकर बना हुआ है। सो ये अभी हमने देखा था कि लार्जेस्ट एपीआई जो पोर्टल है इंडिया का, जो लार्जेस्ट एपीआई पोर्टल है वो किया गया एसबीआई द्वारा। ठीक है, इंडिया के लार्जेस्ट एपीआई पोर्टल जो है वो किया गया एसबीआई द्वारा। और जो हमारे पास अगला है कि आरबीआई में, मतलब आरबीआई का क्या रैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रैंक है सेंट्रल बैंक्स में से, जो क्या कहते हैं कि गोल्ड वगैरह को अब्रॉड से खरीदती है, तो वो क्या है, क्या रैंक है भारत का? तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो भारत का रैंक बताया तो वो 6th है इस टर्म में, कि कितना ज़्यादा ये गोल्ड का बाई करती है। पर अभी हमारा 6th रैंक है। तो किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया है चापकर कूट, एक फेस्टिवल होता है जिसको 6 मार्च 2020 को सेलिब्रेट किया था। तो किस देश में ये मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया था? तो ये मिजोरम में प्रत्येक साल मनाया जाता है। और ये किस स्टेट ने अभी इनिशिएट किया है, एक इनिशिएट किया है आईयूसीएन के साथ, सो दैट कि वो क्या कर सके, रेड लिस्ट का जो भी होता है प्रत्येक साल रिव्यू कर सके। एक रिव्यू करने के लिए ये फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने इस एमओयू में गया है आईयूसीएन के साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके साथ गया है, जो कि आपको फूल पौधों के साथ साथ जानवरों के स्थिति को बताती है कि उसका स्टेटस क्या है और कितनी संख्या में वो मौजूद हैं और क्या स्टेटस है उनका। सो इसमें के लिए अरुणाचल प्रदेश ने अभी भी एमओयू साइन किया है कि वो प्रत्येक साल रिव्यू करेंगे जो भी उनके यहाँ मौजूद स्पीसीज को इंक्लूड किया गया आईयूसीएन में। ऐसे हमेशा सेंटर करती थी। सो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया ने क्या किया कि साइन किया है एक डिफेंस एमओयू। और रिसेंटली जो रायसीना डायलॉग हुआ था उसमें, तो रायसीना डायलॉग हर साल दिल्ली में होता है, तो ये किस देश के साथ किया गया है? तो ये जो किया गया है ये फिनलैंड के साथ किया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि फिनलैंड के साथ हमने ये डील किया है। जो हमारे पास अगला है क्वेश्चन कि इनमें से किसने, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक लिस्ट होता है एससीओ लिस्ट में, तो उसमें क्या क्या है कि भारत की तरफ से अपनी नाम या अपनी मौजूदगी शामिल की है किस धरोहर ने? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने क्या किया है कि एससीओ के जो 8 कंट्रीज के जो लिस्ट है उनमें एक लिस्ट होता है जो हेरिटेज साइट्स का, उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है, अब वो भी शामिल हो चुकी है। तो हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था। तो अभी भी किसे अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ का। तो न्यू डायरेक्टर जनरल जो है एपी माहेश्वरी जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एसएस देशवाल बीएसएफ के हैं और इस बात को आप याद रखेंगे और इस बात को आप थोड़ा ध्यान भी दे लेंगे। रजनीकांत जी जो हैं सीआईएसएफ के डायरेक्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और अगला जो है हमारे पास है कि, तो हमारे पास जो उसका ऊपर आंसर था कि एपी माहेश्वरी होंगे। ठीक है, सीआरपीएफ की डायरेक्टर हो गए। और जो
इनमें से कौन से ऐसी कंट्रीज है जो कि 8 मेंबर जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा नहीं है। तो इसके 8 नेशन से, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, रसिया को आप एक साथ याद रख सकते हो। बाकी की जो बाकी की जो 4 कंट्रीज है उनमें से अफ़गानिस्तान नहीं आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें कि जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह भी आते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं आते हैं। जो बस अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है ड्राइवरलेस 350 किलोमीटर पर आवर बुलेट ट्रेन को? तो 350 किलोमीटर पर आवर बुलेट ट्रेन को जो अभी लॉन्च किया है वो चाइना ने किया है। तो ये 2022 में जो बीजिंग में जो होगा वो विंटर ओलंपिक होगा। जो 2018 का जो विंटर ओलंपिक था पिछली बार वाला, वो साउथ कोरिया में हुआ था। तो ये 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक है, तो उसी के मद्देनजर ये तैयारियां चल रही हैं, जिसमें कि 1 घंटे में आप 350 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे। ये इतनी स्पीड से चलेगी। तो ये सारी तैयारियाँ उसी लिए चल रही। तो ये हमारा था 134 तक। तो हम जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि उसमें हमने पहले पार्ट में आधा हमने बताए थे। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 250 तक क्वेश्चन को टच करेंगे। तो ये 134 तक हमने यहाँ तक गए थे। अगला वाले वीडियो में 250 तक जाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 146 मिनट्स का हो चुका है। तो हम लोग बंद कर रहे हैं। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।